अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। फजीलतुल शेख जनाब मौलाना जर्जिस अंसारी साहब की और डॉक्टर जाकिर नायक की। मेरे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले थे। अभी वो फ़िलहाल हमारे हिंदुस्तान में नहीं हैं, वो मलेशिया में रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं। वो हमारे हिंदुस्तान के थे। मेरे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक को कौन नहीं जानता है। दुनिया का हर एक छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, हर एक नौजवान भी जानता है। वो अभी हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। उन्हीं के बारे में मौलाना जर्जिस अंसारी क्या बोलना चाहते हैं। जब डॉक्टर जाकिर नायक हमारे हिंदुस्तान में थे, उस टाइम मौलाना जर्जिस अंसारी साहब मुंबई गए थे घूमने के लिए। डॉक्टर जाकिर नायक के कॉलेज स्कूल गए थे घूमने के लिए। वहाँ पे जाके मौलाना जर्जिस अंसारी ने देखा, वहाँ के माहौल को देखा, वहाँ के टीचर्स को देखा, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। और इसी के बारे में खुद ही मौलाना जर्जिस अंसारी साहब बहुत कुछ बोलने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में बहुत ही कुछ बोलने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंदर खुद ही देख पाएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के केस कर दिया था और कोर्ट ने डॉक्टर जाकिर नायक की बात को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ा जुर्माना दिलवाया था। और उन्होंने कहा कि हम ट्रेन इसीलिए तो छोड़ते हैं और प्लेन लेते हैं, अगर आप फ्लाइट भी 5 मिनट लेट कर रहे हैं तो क्या फायदा हुआ। और जज के सामने खड़े होकर इतनी दलीलें दे दी थी कि आप 5 मिनट की बात कर रहे हो, 5 मिनट में कितने मुल्क बर्बाद हो गए और कितने मुल्क आबाद हो गए। हमारे यहां जलसे तो कराए जाते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। जिस दिन मैंने ये तारीख दी थी 13 तारीख, मैं नहीं जानता हूं जलसा कमेटी कौन है, मैंने तारीख दी थी मौलाना तौहीद साहब को, अब्बास को, और उसी दिन ये कह दिया था कि मुझे 4 बजे किशनगंज से वो ट्रेन पकड़नी है, कोलकाता जाना है, कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के मुझे कहीं और निकलना है, मेरी ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए। कल तक हमसे ये कहा जाता रहा कि आपका टाइम 11 बजे है, 1 बजे जलसा खत्म होगा, हम आपको 3:30 बजे हम पहुंचा देंगे किशनगंज स्टेशन पर। यहां लाने के बाद, स्टेज पर बिठाने के बाद हमसे कहा जा रहा है कि आपका टाइम तो 1:30 बजे। मैं कमेटी से कुछ नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि कमेटी के बीच में और हमारे बीच में कोई बात ही नहीं हुई है। जो बीच में पड़ा होगा हम उससे बात करेंगे। मैनेजमेंट बनाइए आप। एक बात याद रख लीजिएगा, यह जिंदगी का मेरा पहला रिकॉर्ड है, पहला। आपके बिहार में 20 साल से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, यह पहला रिकॉर्ड है जो मुझे 12 बजे से लाकर स्टेज पे बिठाकर 1 घंटा फालतू बिठाया गया है। यह जिंदगी का मेरा पहला रिकॉर्ड है। इतनी देर में स्टेज पर नहीं बैठा हूं, लेकिन आपने इस रिकॉर्ड को तोड़वाया है। मैं भी इसको जिंदगी भर याद रखूंगा, मैं भूलता नहीं हूं। जहां मेरे साथ एक तारीख बन जाती है, उस गांव का नाम मेरे जहन में जिंदगी भर रहे। वैसे मुझे ये नहीं मालूम कि मैं यहां कब आया था। कोई कह रहा 2006 में आए थे, कोई कह रहा कि 2010 में आए थे, कोई कह रहा था कि आप 6 साल पहले आए। मुझे मालूम ही नहीं। एक साहब ने मुझे बताया है कि आप यहां एक बार आ चुके हैं और आपका जूता भी यहां से चोरी हुआ था। जब उसने ये मुझे बताया तो फिर आज मैंने जूता टेबल के नीचे रख दिया ताकि फिर ना हो। क्योंकि बहुत से लोग जूता इसलिए चुराते हैं कि मौलाना जर्जिस का जूता पहनेंगे तो शायद जन्नत में चले जाएंगे। अरे भाई, मेरा जूता पहनने से किसी को जन्नत थोड़ी मिल जाएगी। मौलाना जर्जिस को खुद नहीं मालूम कि वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी। मैं इसमें पूरी बहस नहीं करना चाहता हूं, बस एक नसीहत देना चाहता हूं जलसा कमेटी को। मैनेजमेंट अगर आपका नहीं है तो आप नाकाम है, फेल है पूरी तरीके से। सिस्टम बना के रखिए। आप किसी मुकर्रिर को अगर टाइम दे रहे हैं 12 बजे का, मुकर्रिर की जिम्मेदारी है कि 11:69 पे वो अपनी बात खत्म कर दे, 12:01 नहीं होने दे। ये जिम्मेदारी है। आप हमको टाइम दीजिए, बताइए कितना बोलना है, मैं 2 मिनट पहले अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, 1 मिनट आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हमारे जुमे के खुतबे होते हैं 12:30 से लेकर 1 तक।
1:01 नहीं होने देता हूं मैं। सही सलाहियत वो कहलाती है कि आदमी अपनी पूरी बात कम समय में भी कह ले जाए, थोड़े वक्त में भी अपनी बात कह ले जाए। एक बार जब अंग्रेजों की हुकूमत थी यहां पर और महात्मा गांधी को बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ा, तो अंग्रेजों ने उनको कैद किया, बड़ी मुश्किल से उनको बोलने की इजाजत दी, लेकिन उनसे कह दिया कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में जो बात कहना हो कहो। महात्मा गांधी ने अपनी बात 1 मिनट में भी कह दी थी लोगों से। और क्या कहा, लोगों मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला बोलने का, इन अंग्रेजों ने मुझे 1 मिनट का टाइम दिया है, लिहाजा भारत की कंडीशन यह है, हमें यूं करना है। बस ये कहकर वो हट गए, इतनी सी बात कहकर इशारा कर गए कि हमें तुम्हें निकालना है और भारत के अंदर हमें गुलामी से अपने मुल्क को आजाद करना है। 1 मिनट में वो अपनी बात कह गए। अच्छा खतीब, अच्छा मुकर्रिर, अच्छा मौलवी वो होता है जो कम समय में भी अपनी बात कह ले जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। इस्लाम नाम ही है वक्त की पाबंदी का। देख लीजिए आप, फजर की नमाज उसका एक वक्त है, जोहर की नमाज उसका एक वक्त है, असर की नमाज उसका एक वक्त है, मगरिब की नमाज उसका एक वक्त है, इशा की नमाज उसका एक वक्त है। यह भी कह दिया गया इस वक्त पर आओ नमाज पढ़ो, और यह भी कहा बिला किसी उज़्र शरई के अगर आपने वक्त की पाबंदी नहीं की तो आप गुनाहगार भी होंगे। उज़्र शरई होना चाहिए, बुखार आ गया, बीमार है, आंख लग गई, सो गए, नहीं उठ पाए। यह भी नहीं कहा कि 5 वक्त की नमाज आप एक ही टाइम में पढ़ लो, चलिए हम खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, नमाज ही तो पढ़ना है, फजर की नमाज हम अभी पढ़ लेते हैं, नहीं होगी। जोहर की नमाज, 5 नमाज हम इकट्ठी पढ़ लेते हैं, चलिए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस्लाम हमें नमाज का नहीं, हमें वक्त का पाबंद बनाना चाहता है। वक्त की पाबंदी करना सीखिए आप। रोजे का एक वक्त है, आप इस वक्त रमजान के रोजे रखना चाहें नहीं रख सकते, वो अपने टाइम पर ही रखना पड़ेंगे। सर्दी है तो दिन छोटा हो जाएगा, गर्मी है तो दिन बड़ा हो जाएगा। सर्दी है तो रोजा आपको 12 घंटे का, 10 घंटे में रोजा इफ्तार हो जाएगा। गर्मी है तो 14 और 15 घंटे भी रोजा रखना पड़ेगा। यह वक्त की पाबंदी इस्लाम हमें बताता है। इस्लाम के उसूलों से हम सीखें कि वक्त की पाबंदी क्या होती है। हर मामले में अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए, अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए। एक वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जंगे खैबर के अंदर जो माल काफिरों ने छोड़ा है और हमारे हाथ लगा है, सारे लोग खैबर में लूटा हुआ माल और काफिरों से छीना हुआ माल जमा कर दें, ताकि जो मुसलमान सहाबा जंग में लड़ रहे थे उन्हें पूरा बांट दिया जाए और तकसीम कर दिया जाए। तो सहाबा इकराम दे गए और अल्लाह के रसूल ने जितने लोग लड़ रहे थे सहाबा, उनमें बराबर तकसीम कर दिया। जानते हो, एक सहाबी 1 महीने के बाद एक चादर लेकर आए और कहा, अल्लाह के रसूल, जंगे खैबर में काफिरों के हाथ से जो माल लगा उसमें ये चादर भी थी, ये खूबसूरत चादर थी, इस पर मेरी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने इसको अपने पास रख लिया था, मैं अब देने आया हूं। अल्लाह के नबी ने सुना तो फरमाया, क्या तुमने ऐलान सुना था? माल जमा करने का हुक्म दिया गया था तो सुना था? कहा हां। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? उस ऐलान को सुनने के बावजूद तुम चादर नहीं जमा किए? कहा नहीं। कहा जाओ, अब चादर को जमा करने का वक्त निकल गया, अब इस चादर के हम कितने टुकड़े करेंगे और कितने लोगों को बांटेंगे? अब ये चादर तुम्हारी कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐलान किया जा चुका है, वक्त उसका निकल चुका है, तुमने अपने वक्त से अंदर चादर जमा नहीं की है, अब इस चादर को कयामत के दिन लेकर आना। अल्लाह के रसूल ने उस चादर को कबूल नहीं किया। वो सहाबी बराबर नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, सारी इबादतें करते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, हर चीज की पाबंदी करते रहे। फिर एक मौके पर जंग हुई,
उस जंग में वो शिरकत भी किए और मुसलमानों के साथ लड़कर कत्ल भी कर दिए गए, शहीद भी हो गए। सहाबा ने कहा उनके लिए खुशखबरी है, अल्लाह के रसूल देखिए वो लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो गए,